पायल गर्मा गर्म आलू की सब्जी और पूरी बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। कुछ ही देर बाद पायल का पति वरुण और सास वीरवती खाने के लिए टेबल पर आते हैं। पायल सभी को खाना परोसती है। वरुण जैसे ही एक निवाला मुंह में डालता है, तभी उसका बुरा सा मुंह बन जाता है और वो बोलता है, पायल ये सब क्या है? कितना गंदा खाना बनाया तुमने। अरे सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। घर में प्याज टमाटर अगर खत्म हो गए थे तो मुझे बता देती, मैं ले आता। ऐसा लग रहा है ना किसी उबली हुई सब्जी में ना तुमने मसाला वसाला डाल के दे दिया खाने को। देखिए जी, आप तो जानते ही हो ना कि मुझे प्याज टमाटर नहीं पसंद है सब्जी में, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। बाकी मैंने सारे मसाले पूरे और अच्छे से डाले हैं। सब्जी में स्वाद तो है, मैंने बनाने के बाद चखी भी थी। अरे ये बिना टमाटर प्याज की सब्जी ना तुझे ही अच्छी लगती होगी बहू, हमें नहीं। तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरे और मेरे बेटे के लिए प्याज टमाटर वाला तड़का लगाया कर। रोज ये गर्म पानी में सब्जियां डाल के हमें पकड़ा देती है। माँ जी, खाने का अनादर नहीं करते। अब जो बन गया है वो खा लीजिए, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। वीरवती और वरुण जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं। दोनों रोज पायल को एक ही बात समझाया करते थे, लेकिन पायल अपनी बात से टस से मस नहीं होती और डेली बिना प्याज टमाटर वाला खाना ही बनाती। ऐसी एक दिन पायल जब दाल बना रही होती है, तभी उसके सामने रखे प्याज और टमाटर को देखते हुए बोलती है, छी, कितने गंदे लग रहे हैं देखने में ही। ना जाने लोग इनका तड़का कैसे लगा लेते हैं सब्जियों में। प्याज काटते ही इतना रोना आ जाता है और टमाटर काटो तो हाथ रस से भर जाते हैं। मुझे तो इन दोनों को देखना तक नहीं पसंद है और ना ही इनका तड़का लगा के खाना पसंद है। इनको काटना तो और भी ज्यादा पसंद नहीं है। पायल इतना बोल ही रही होती है कि तभी वीरवती वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, टमाटर प्याज को निहार क्या रही है बहू? अगर आज तूने दाल को बिना टमाटर प्याज तड़का लगाए बिना दिया हमें बहू, तो मैं सारी की सारी दाल उठाकर बाहर नाली में बहा दूंगी। आ गई तुझे बात समझ में? और हाँ, सलाद में भी खीरे के साथ टमाटर प्याज काट दियो। देखिए माँ जी, मुझसे नहीं बनेगी ये टमाटर प्याज वाली दाल। एक काम कीजिए, अगर आपको टमाटर प्याज वाली खानी है ना तो खुद ही बना लीजिए, मैं अपने लिए कुछ और बना लूंगी। अरे सत्यानाशी, अगर हमें पता होता कि तू ये टमाटर प्याज से परहेज करने वाली है तो मैं कभी अपने बेटे की शादी तुझसे ना करवाती। जिंदगी के सारे स्वाद ही खत्म कर दिए। सोचा था बहू आएगी तो रसोई के काम से आजादी मिल जाएगी, बना बनाया बढ़िया खाना देगी, लेकिन तू तो ना जाने कौन से देश से आई है। अलग ही स्वाद है तेरे। जा बाहर जा, मैं खुद बना लूंगी दाल। इतना कहकर वीरवती पायल को रसोई से बाहर भेज देती है, जिसके बाद वो बढ़िया से टमाटर प्याज काट कर तड़का लगा देती है, साथ ही सैलेड भी काटती है। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी वीरवती और वरुण कच्चा प्याज टमाटर खाते हैं। ये देखकर पायल का मन उलट जाता है और वो अपनी थाली लेकर उठकर जाने लगती है। तभी वरुण उसे रोकते हुए बोलता है, क्या हो गया? अब तुम कहाँ जा रही हो? आराम से बैठ के खाना खा लो। ये सूखी रोटी क्यों खा रही हो तुम? अरे सलाद लो, दाल लो। दाल देखो कितनी अच्छी बनी है। सूखी रोटी नहीं है, मैंने अपने लिए मिस्सी रोटी बनाई है, बेसन और नमक मसाला डालकर। आप लोग पता नहीं कैसे ये टमाटर प्याज खा रहे हो। आपको ये सब खाता देखकर ही ना मेरा मन बहुत गंदा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी उल्टी आ जाएगी, इसलिए मैं अपनी थाली लेकर अपने कमरे में जा रही हूँ। कमाल हो गया बहू, इतना तो कोई शाकाहारी मांसाहारी वाले से भी मुंह नहीं बनाता होगा जितना तू टमाटर प्याज वाली सब्जी से बना रही है। हद ही हो गई तेरी भी। जा यहाँ से, इससे पहले तू गंद फैलाकर हमारे खाने का भी मजा किरकिरा कर दे। पायल अपनी थाली उठाकर अपने कमरे में भाग जाती है और वॉशरूम में जाकर उल्टियाँ शुरू कर देती है। जब जब उसके घर में टमाटर प्याज वाला खाना बनता, उसका मन खराब हो जाया करता, जिस वजह से वीरवती और वरुण को भी पायल की तरह बिना टमाटर प्याज वाली सब्जियां ही खानी पड़ती। ऐसी एक दिन वरुण अपनी माँ से कहता है, माँ मैं सच बता रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो धीरे धीरे आप और मैं बीमार हो जाएंगे और खाना खाना छोड़ देंगे। और इस पायल को समझा लो कुछ यार, बिना टमाटर प्याज के कौन खाना खाता है? ये कितना गंदा लगता है, अजीब सा लगता है। अगर ऐसे ही वो खाती रही ना तो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगी। ऐसे काम नहीं चलेगा, उसका कुछ तो करना होगा। बेटा तू बात तो सही कह रहा है, इस मुसीबत का कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। इतना कहकर वीरवती और वरुण दोनों आपस में एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद अगले दिन वीरवती पायल से कहती है, पायल तेरी तरह हमें भी बिना टमाटर प्याज वाले खाने की आदत हो गई है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि तेरे लिए अपने हाथों से बिना टमाटर प्याज वाली शाही पनीर बनाकर दूंगी।
बता बेटा, खाएगी ना? क्यों नहीं खाऊंगी, लेकिन आप क्यों बनाएंगी? मैं बना दूंगी ना। तू टेंशन मत ले, मैं बना के दूंगी तुझे। इतना बोलकर शाम को वीरवती बड़े ही अच्छे तरीके से टमाटर प्याज को एकदम छोटा छोटा काट कर मिक्सी में ग्राइंड करके प्यूरी बना देती है और फिर शाही पनीर की ग्रेवी तैयार करती है। वरुण रसोई के दरवाजे पर खड़ा पहरेदारी करता है ताकि पायल वीरवती को प्याज टमाटर का तड़का लगाते हुए ना देखे। शाही पनीर बनने के बाद वीरवती उसे पायल को चखने के लिए देती है और बोलती है, कैसा बना है बहू? अरे वाह माँ जी, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। कुछ अलग ही स्वाद आ रहा है इसमें। सच में मैंने आज तक ऐसा स्वाद नहीं चखा है। पसंद आया ना तुझे अपनी सास के हाथों का खाना? अब रोज तेरे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाया करूँगी। आखिर हम सब बिना टमाटर प्याज का खाना खाने वाले जो हैं। इतना बोलकर वीरवती वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजर जाता है। अब हर दिन वीरवती अपने हाथों से टमाटर प्याज को कुछ इस तरह से मिलकर सब्जी बनाती कि पायल को पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे उसे टमाटर प्याज का स्वाद बहुत ही अच्छा लगने लगता है। ऐसी एक दिन वीरवती पायल के साथ बाजार जाती है। तभी पायल बोलती है, क्यों ले रही हो? हम तो टमाटर प्याज खाते ही नहीं है। फिर? अरे बेटा, वह तेरे पास वाली आंटी है ना, उन्होंने मांगे हैं, उन्होंने पैसे दिए थे, उन्हीं के लिए खरीद रही हूँ। घर जाकर उन्हें ही दूंगी। अच्छा ठीक है माँ जी, पर मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ। आप जानती है ना कि मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होते। पायल दूर खड़ी हो जाती है। सारी सब्जी भाजी लेने के बाद दोनों सास बहू घर पर आ जाती हैं। अगले दिन जब पायल रसोई में जाती है तभी वो वीरवती को सब्जी में टमाटर प्याज डालते हुए देख लेती है। ये देखकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वीरवती उसे खाने के लिए देती है। तभी पायल गुस्से में बोलती है, नहीं खाना मुझे आपके हाथ का खाना। आप इतने दिनों से मुझे झूठ बोल रही थी ना। क्या हो गया बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है? आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि आप सब्जी में टमाटर प्याज डाल रही थी। आपको पता है ना कि मुझे टमाटर जरा से भी पसंद नहीं है। फिर क्यों डाला आपने? और फिर वही खाना मुझे खाने के लिए भी दे दिया। इसका मतलब तो धोखा दे रही थी आप मुझे। पायल की आवाज सुनकर वहाँ पर वरुण आ जाता है और पायल को शांत करवाते हुए बोलता है, पायल शांत हो जाओ तुम। और तुम माँ पे कैसे चिल्ला सकती हो? माँ जो कुछ भी कर रही है ना, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है। अच्छा, झूठ बोलकर टमाटर प्याज वाली सब्जी खिलाना ये धोखा नहीं है तो और क्या है माँ जी? पायल तुम जानती नहीं हो, जिस तरीके का खाना तुम खाती हो ना, वो तरीके का खाना आगे जाके तुम्हें नुकसान दे सकता है। अरे हमारे बॉडी को कार्ब्स, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की भी जरूरत होती है। सिर्फ पानी मसाला ये सब बना के सब्जी नहीं बनाई जा सकती। वरुण सही कह रहा है पायल बेटा, मैं तुझे टमाटर प्याज वाली ही सब्जी खिला रही हूँ। क्या तुझे एक बार भी पता चला इस बात का? नहीं ना बेटा, हर चीज को बनाने का एक तरीका होता है, जैसे मैंने बनाया और तुझे खिलाया। पायल किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में पैर को पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। पायल अब वीरवती और वरुण दोनों से ही बात नहीं करती और अपना खाना खुद बनाती है। लेकिन अब पायल को अपने हाथों का बना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसकी जबान पर टमाटर प्याज वाली सब्जी का स्वाद जो चढ़ चुका था, जिस वजह से वो उदास हो जाती है और बोलती है, पहले यही सब्जी मुझे कितनी अच्छी लगती थी और अब ये मुझे एकदम बकवास लग रही है। सासू माँ ने ना जाने कौन सा जादू कर दिया मुझ पर। अब मुझे तो टमाटर प्याज का तड़का लगाकर सब्जी बनाना ही नहीं आती। इतने दिनों से मैं उनसे बात भी नहीं कर रही हूँ। आखिर बोलूं भी तो किस मुंह से बोलूं कि मुझे उनके हाथों का खाना खाना है। भूख के मारे जान निकल रही है मेरी। पायल इतना बोल ही रही होती है कि तभी अपने हाथों में खाने की थाली लेते हुए वीरवती वहाँ जाती है और बोलती है, बेटा जो तेरा मुंह है उसी से तो बोलेगी ना। ये ले, पेट भर के खा ले। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अब तुझे बिना टमाटर प्याज का खाना एकदम उबला पानी लग रहा है। बेटा जैसे जिंदगी में सुख है दुख है, वैसे ही सब्जियों में स्वाद है, इसलिए सब कुछ चख लेना चाहिए। जब तक चखेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि अच्छा है या बुरा। इतना कहकर वीरवती पायल को अपने हाथों से खाना खिलाती है और धीरे धीरे वीरवती से टमाटर प्याज वाली सब्जी बनाना पायल सीख लेती है और हर दिन वरुण और वीरवती के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर उन्हें खिलाने लगती है। मेघा बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था और ज्यादातर समय वो अपनी रसोई में ही बिताया करती। एक दिन वो अपने घर में खाना बना रही थी, तभी उसकी माँ सीमा आकर उससे कहती है, क्या करती रहती है पूरे दिन रसोई में? घर के और भी काम है, वो भी कर लिया कर। क्या माँ, आप भी ना? आपको पता है ना कि मुझे खाने बनाने का कितना शौक है, फिर भी आप मुझे बोल रही हो। पर पूरे दिन रसोई से बाहर निकल कर भी कुछ कर लिया कर।
अपने ससुराल में बस खाना ही बनाती रहेगी या कुछ और भी करेगी? माँ मैं सारे काम कर लूंगी, आप अभी यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो। मेघा अपनी माँ को इतना कहकर बाहर भेज देती है। कुछ दिन बाद मेघा अपनी दोस्त के साथ मार्केट जा रही थी। दोनों आपस में अपनी ससुराल की बातें कर रहे थे। तभी शिखा कहती है, सुन मेघा, तू ये बता मुझे कि तुझे कैसा ससुराल चाहिए? मुझे अपने ससुराल में कुछ मिले ना मिले, बस अच्छी सी रसोई मिलनी चाहिए जिसमें मैं खाना बनाऊं और अपने ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाऊं। मान ले तुझे अच्छा ससुराल तो मिल गया, पर वहाँ रसोई ना हुई तो क्या करेगी? ओए ऐसे मत बोल, बिना सास के ससुराल चल जाएगा पर बिना रसोई के ससुराल नहीं चलेगा। दोनों सहेली बात करते करते घर आ जाती हैं। अब मेघा अपनी रसोई में ज्यादा समय बिताया करती। एक दिन सीमा की पड़ोसन घर आती है। सुन सीमा, अब मेघा बड़ी हो गई है, इसकी शादी की उम्र हो गई है, इसकी शादी नहीं करवाएगी क्या? हाँ तू सही बोल रही है, कोई लड़का हो तो बता मुझे। हाँ, एक लड़का है पवन नाम का, वो बहुत अच्छा कमाता है, यहीं पास के शहर में रहता है। तू कहे तो कल ही मैं उस लड़के को और उसकी माँ को घर लेकर आऊँ। ठीक है, तू कल लड़के और उसकी माँ को लेकर आ जा, मैं मेघा को बोल दूंगी। चल ठीक है, फिर मैं अभी घर जाकर लड़के वालों को बोल देती हूँ, तू मेघा को तैयार रखियो। चल अब मैं चलती हूँ। पड़ोसन शादी का प्रस्ताव रखकर चली जाती है और अगले दिन लड़के वालों को लेकर आते हैं। पवन और मेघा दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी के लिए हाँ कह देते हैं। कुछ दिनों बाद मेघा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आती है। ससुराल में आने के बाद सारी रस्में होती हैं। तभी बहू तू थक गई होगी, अब जाकर आराम कर ले। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर मेघा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी और खुद से बातें करती है। फाइनली मैं अपने ससुराल आ गई, सारी रस्में तो हो गई, अब बस कल मेरी पहली रसोई है। कल तो मैं रसोई में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपने ससुराल वालों को खुश कर दूंगी। कल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। चल मेघा सो जा, वरना कल तेरी रसोई का सपना सपना ही रह जाएगा। मेघा एक्साइटमेंट में सो जाती है। अगले दिन वो जल्दी उठकर नहाती है और अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हो जाती है। इंतजार कर रही होती है कि उसकी सास उसे कब बुलाएगी। कुछ देर बाद उसकी सास की आवाज आती है, बहू तैयार हो गई क्या? जल्दी से नीचे आ जा। हाँ माँ जी अभी आई। थोड़ी देर बाद मेघा नीचे आती है और कहती है, चलिए माँ जी, मैंने अपनी रसोई के लिए सब सोच लिया है, क्या बनाना है और कहाँ है रसोई। मेघा की रसोई वाली बात सुनकर विमला की एक पड़ोसन सविता कहती है, बहू, तुझे तेरी सास ने ये नहीं बताया कि तेरे ससुराल में तो कोई रसोई नहीं है? तू चुप हो जा सविता। अरे क्या हुआ, हमारे घर में रसोई नहीं है। हम इतने अमीर हैं कि हम बाहर से खाना मंगवा कर खा लेते हैं, हमारे घर में रसोई नहीं होती। देखो बहनों, विमला का ही घर ऐसा है जहाँ पर रसोई नहीं है। इस बेचारी लड़की को तो बिन रसोई का ससुराल मिला है। इसके तो पहली रसोई के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। मेघा वहीं खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी। जब मेघा को पता चला कि उसके ससुराल में रसोई ही नहीं है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती। अपनी सहेली की बात याद करती है। मान ले तुझे अच्छा ससुराल तो मिल गया, पर वहाँ रसोई ना हुई तो क्या करेगी। ओए ऐसे मत बोल, बिना सास के ससुराल चल जाएगा पर बिना रसोई के ससुराल नहीं चलेगा। मैं अपने कितने सारे अरमान लेकर आई थी कि मेरा ससुराल ऐसा होगा वैसा होगा, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शिखा की जवान काली है, उस मनूस ने बोला था कि तेरे ससुराल में रसोई नहीं होगी, तो क्या करूँ मैं। माँ को कॉल करती हूँ। मेघा अपनी माँ को कॉल लगाती है और कहती है, माँ मेरे सारे अरमान बह गए। माँ क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना वहाँ? माँ मेरे ससुराल में रसोई नहीं है, बिना रसोई का ससुराल है ये। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुझसे मजाक कर रहे होंगे। नहीं माँ, मैंने जब अपनी सास से कहा कि पहली रसोई की रस्म के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई रसोई ही नहीं बनाई जाती। मुझे आपने दहेज में जो रसोई का सामान दिया उनका मैं क्या करूँ, आग लगा दूँ क्या? क्योंकि यहाँ तो रसोई ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत कर, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और आर्थिक नुकसान होने लगता है। तू एक काम कर, इस बारे में दामाद जी से बात कर, क्या पता वो तेरी मदद कर दे। ठीक है माँ, चलो अब मैं फोन रखती हूँ, थोड़ा सा दुख मना लूँ कि मेरा ससुराल बिना रसोई का ससुराल है।
मेघा फोन रखकर फिर से सोचने लगती है और पूरे दिन बोलती ही रहती है। फिर रात का खाना खत्म करने के बाद जब पवन कमरे में आता है तो मेघा कहती है, पवन जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? सब ठीक है ना? तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? क्या खाक ठीक है? मेरा ससुराल बिना रसोई का ससुराल है। सारी लड़कियां शादी के अरमान लेकर आती हैं कि उनकी शादी के बाद उसकी पहली रसोई होगी, और यहाँ पर तो बाहर से खाना मंगवाया जाता है। अरे 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 अरे, गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे माँ को बाहर का खाना पसंद है, इसलिए हम लोग बाहर का खाते हैं। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम खाना नहीं बनाती हो। अरे यार, दुनिया की हर बहू चाहती है उसे ऐसी सास मिले ना जो उसे काम ना करवाए, और तुमसे काम नहीं करवा रही है। लेकिन तुम्हें तो काम करना है। किचन चाहिए, रसोई चाहिए, क्यों चाहिए? सो जाओ चुपचाप से। पवन के बोलने पर मेघा कुछ नहीं कहती और चुपचाप सो जाती है। अब हर रोज मेघा की सास बाहर से खाना मंगवाती, ऐसे ही चलता रहता है। मेघा की सास बाहर से खाना मंगवाती और खाती। मेघा बाहर का खाना खाकर परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे बाहर का खाना खाने की आदत जो नहीं थी। अब उसने ठान लिया था कि वो अपने ससुराल में रसोई बनवाएगी, और वो चुपके से घर में ही एक रसोई बना लेती है। वो चुप चुप कर अपनी सास को खाना बना कर देती और कहती कि ये होटल का खाना है। एक दिन दोनों बैठकर खाना खा रही होती है, तभी मेघा कहती है, लीजिए माँ जी खाना आपका। आप बोर नहीं होती? ये रोज रोज एक ही खाना खाने से बाहर का खा के फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बकवास करना बंद कर और खाना खा ले। नहीं माँ जी, मेरा हो गया। मैंने सुबह ही मंगा कर खा ली थी, अब मुझे नींद आ रही है। मेघा इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब विमला उसे खाना लेने के लिए पैसे देती, पर मेघा घर में खाना बनाकर खिला देती और पैसे अपने पास सेव कर लेती। अब एक दिन विमला खुद ही बाहर का खाना लाकर खाती है और अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो मेघा को आवाज लगाती है। मेघा उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। वहाँ मेघा को पता चलता है कि उसकी सास को फूड पॉइजनिंग हो गई है। वो अपनी सारी सेविंग के पैसे विमला के इलाज में लगा देती है। कुछ दिनों बाद विमला ठीक हो जाती है और मेघा से कहती है, बहू, तो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई? मैं तो तुझे ज्यादा पैसे देती भी नहीं। वो माँ जी, जब आप मुझे बाहर से खाना लाने के लिए बोलती थी तो मैं बाहर से खाना नहीं लाती थी। मैंने घर में ही चुपके से एक रसोई बना ली थी, और जो पैसे बचते थे उनको रख लेती थी, और वो आज आपके इलाज में काम आ रहे हैं। अब मुझे एहसास हुआ क्यों तू मुझे कहती थी कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर में एक रसोई होनी चाहिए। मुझे माफ कर दे बहू, अब घर में एक बड़ी रसोई बनाएंगे, तू उसमें अब खाना बना लिया कर। विमला की बात सुनकर मेघा बहुत खुश होती है और विमला घर में एक बड़ी रसोई बनवा देती है, जिसमें मेघा अपनी पहली रसोई की रस्म भी कर लेती है। पलक हरियाणा से थी। वो शरीर में बिल्कुल हट्टी कट्टी थी। पलक की खड़ी बोली सुनकर कोई भी डर सकता है। पलक के गांव में कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, उसमें मोहित भी आया होता है। मोहित शहर में अपनी माँ सुषमा और बहन पूजा के साथ रहा करता था। एक दिन मोहित और उसके कुछ साथी खेत देखने के लिए पलक के खेत पर जाते हैं। वो लोग पौधों को उखाड़ने लगते हैं कि तभी पलक की नजर उन पर जाती है और वो पलक उनसे कहती है, ओ साहब जी, अड़े क्या कर रहे हो? पौधे क्यों उखाड़ रहे हो? अरे मैडम, हम लोग यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए हैं। हम लोग पौधों की जांच करने के लिए आए हैं। हम लोग ये देखने के लिए आए हैं कहीं आपने इस पौधों में कोई केमिकल का यूज तो नहीं किया है। हम लोग हरियाणवी से, हम लोग खुद से गद्दारी को नहीं करते, समझे? ओके ओके मैडम, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे हम तो अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। ठीक से। पलक इतना बोलकर वहीं पास के एक खेत में बैठ जाती है और मोहित और उसके साथियों पर नजर रखने लगती है और कुछ देर बाद अपने घर चली जाती है। अगले दिन दोबारा मोहित खेतों में जाकर अपना काम करना शुरू कर देता है और पलक भी खेत में आती है। समय गुजरता रहता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों गांव के एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और मोहित पलक को अपने घर ले आता है। सुषमा गेट खोलती है और अपने बेटे के साथ लड़की को देखकर वो उनसे कहती है, ये किसको ले आया बेटा? तू तो किसी काम से हरियाणा गया था और हरियाणा से लड़की ले आया। माँ, ये पलक है, हमने शादी कर ली है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तू हमें बता तो देता। चल अब कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। सुषमा मोहित और पलक दोनों की आरती करके स्वागत करती है
और उन दोनों को कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है। अगले दिन सुबह पलक अपनी पहली रसोई करने के लिए रसोई में जाती है। पलक खाना बनाकर टेबल पर रख देती है और कुछ देर बाद घर के सारे लोग खाना खाने आते हैं। सुषमा पलक के कपड़े देखकर कहती है, बहू ये तूने क्या पहन रखा है? जा साड़ी पहन ले। ये गांव जैसे कपड़े मत पहना कर, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मैं हरियाणा से हूँ और हमारे यहाँ कपड़े ऐसे ही पहने जावे हैं। तू मने न सिखा कि के पहनूं और के नहीं, और लोगों ने तो कोई काम है ना, वो तो भूखते ही रहे हैं। ये कैसी भाषा बोल रही है तू करके? तेरे घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? माँ जी हमारे घर वालों को कुछ ना कहो, वो घने अच्छे हैं। क्या माँ, आप दोनों लड़ने के लिए बैठ गए? अरे यार मुझे भूख लगी है बहुत तेज से, चलो ना कुछ खाते हैं। हाँ हाँ, तू तो अब अपनी बीबी की ही सुनेगा, क्योंकि अब तुझे माँ की बात सुनने नहीं देगी ना। पलक तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? अरे खाना दो मुझे, ऑफिस जाना है, देर हो रही है। और तुम दोनों सास बहू के बीच में ना मैं तो आऊंगा ही नहीं। पलक मोहित को खाना देती है। जैसे ही पलक सुषमा को खाना देने वाली होती है कि तभी सुषमा पलक का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ये क्या है इतना सारा घी, और ये बाजरे की रोटी और साग बनाया तूने? इब के हो गया, घी तो शरीर के लिए घना अच्छा हुआ है, और बाजरे की रोटी और साग तो हमारा फेवरेट है। पर ये तो गांव के लोग खाते हैं, मैं इतना घी खाऊंगी तो मेरा वजन भी बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ और बना कर ला। तूने खाना है तो खा, ना तो मत खा। ये मेरा दिमाग ना खा, खुद जाकर बना ले। पलक की ये बात सुनकर सुषमा बिना खाना खाए उठ जाती है और मोहित को कहती है, बस यही दिन देखने को रह गए थे कि बहू घर में आए और तू करके बात करे। सोचा था बहू आएगी मेरे दिन अच्छे हो जाएंगे। बहू तो आई पर किसी काम की नहीं है, एक बात तमीज से नहीं बोल सकती है। इब तो शुरुआत से, आगे आगे देखो क्या होता है। तुझे तो मैं जीने ना दूंगी सासू माँ, इब रहना तो रही हो, वरना अपने मायके हो लियो। सुषमा पलक की बात सुनकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। दिन निकलने लगता है और पलक शहर में आकर भी अपनी हरियाणवी संस्कृति को नहीं भूलती है। और एक दिन पलक बहुत सारा मिट्टी लाकर चूल्हा बना रही होती है कि तभी पलक की ननद पूजा आ जाती है और पलक से कहती है, ये क्या कर रही हो भाभी? आप छत पर चूल्हा क्यों बना रही हो? वो बात यो है ना छोरी, गैस के खाने में वो स्वाद कोनी जो चूल्हे के खाने में आवे है, इसलिए चूल्हा बना रही हूँ। कल से इस पर ही खाना बनाऊंगी। भाभी आप अपना गांव भूल जाओ, ये शहर है, यहाँ लोग गैस पर ही खाना बनाते हैं, ना कि चूल्हे पर। देसीपना छोड़ के शहर वाली बन जाओ। चुप कर जा छोरी, थारी माँ ने कुछ सिखाया ना तने कि भाभी से कैसे बात की जावे है? मैं थारी भाभी हूँ, तमीज में रहकर बात किया कर। आपसे तमीज से बात करूं, जिसको ना कपड़े पहनने का ढंग है और ना ही बोलने का, और मुझे सिखाने चली हो, अपनी हद में रहो। पूजा इतना बोलकर नीचे चली जाती है और पलक चूल्हा बनाने लगती है। अगले दिन सुबह पलक एक कटोरी में गोबर लाकर और छत पर चली जाती है और चूल्हा को लीपने लगती है। कुछ देर बाद पूजा और सुषमा बाहर आते हैं और गोबर की बदबू से परेशान होकर सुषमा पूजा से बोलती है, हे भगवान, इतनी गंदी बदबू किस चीज की है? पूजा आज तेरा पेट साफ नहीं हुआ है क्या? जाकर पेट साफ करके आ, सड़ा दिया है घर को। माँ ये मैं नहीं हूँ, ये बदबू गोबर की है, मैंने कुछ नहीं किया। बेवकूफ लड़की, इस घर में गोबर कौन लेकर आया? तू जो बकवास कर रही है। वो आपकी हरियाणवी गवार बहू जो पूरे दिन देसीपना छोड़ नहीं सकती, कल चूल्हा बना रही थी, हो सकता है जुपले बना रही हो। सुषमा और पूजा दोनों छत पर जाते हैं और पलक को चूल्हा लीपते हुए सुषमा कहती है, बहू ये क्या कर रही है तू? घर में गोबर क्यों लेकर आई है? तने दिख ना रहा चूल्हा नहीं पुरीसू, उसके बाद उपले बनाऊंगी और खाना भी इनमें ही बनाऊंगी मैं। तू सही कह रही है, इसका तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना ये तो हमारे सर पर नाचने लगेगी और पूरे घर में अपना देसीपन ही ला देगी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मेरे बेटे ने इससे शादी की थी जो मुझे ऐसी बहू मिली। आने दो मोहित को, उसको तो मैं समझा दूंगी। दोनों माँ बेटी अपनी नाक बंद करके वहाँ से चली जाती हैं। शाम को मोहित घर आता है। सारे खाना खाने बैठते हैं कि तभी सुषमा मोहित से कहती है, बेटा अपनी पत्नी को समझा ले, कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब इसका। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। क्या हुआ माँ, अब क्या कर दिया इसने? पहले तो ये अपनी भाषा बोलकर हमारा दिमाग खराब किया करती थी,
अभी अपनी देसी रसोई करके हमारा दिमाग खराब करने वाली है। पहले गैस पर रोटी बनाती थी, अब इसने छत पर उपले बनाना शुरू कर दिया है। तो क्या हो गया माँ, अच्छी बात है ये, हमारे गैस की बचत होगी और चूल्हे का खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। अरे मजा आएगा माँ खाने में, और कुछ अलग भी तो हो जाएगा। और वैसे भी ये धीरे धीरे करके सीख जाएगी, क्यों चिंता करती हो आप? मोहित सुषमा के कहने पर पलक को बुलाता है। पलक आती है और कहती है, के है तने बेरा ना से कि मैं रोटी बना रही हूँ, परेशान करके रखा से। कुछ नहीं पलक, मैं तो बस इतना कह रहा था कि अपना पहनावा और बोली थोड़ी सी बदल लो। अब तुम शहर में रहती हो, हरियाणी भी बोलना छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? अब तने भी परेशान होने लगी कि ना बदल सकूं हूँ। जिसने जे करना है कर ले। पलक इतना बोलकर रसोई में चली जाती है। उनकी बात सुनकर सभी चुपचाप खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह पूजा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। माँ विमला और पिता अशोक आते हैं और मोहित रसोई में जाकर 2 बड़े बड़े गिलास में लस्सी लेकर आता है और उनको देता है। लस्सी पीकर अशोक कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। इतनी गर्मी में चाय की जगह तुम्हें लस्सी दे दी, वरना जहाँ जाओ मुझे चाय देते हैं, बोलते चाय पीजिए चाय पीजिए। अरे कितनी चाय पीऊं, इंसान हूँ, चाय की मशीन थोड़ी। जी बहन जी, ऐसा लग रहा है जैसे हरियाणा की लस्सी पी रही हूँ, अद्भुत ही स्वाद है। जी अंकल जी, ये मेरी पत्नी ने बनाया है, हरियाणा से है वो, उसको सब कुछ आता है। चलिए खाना खा लेते हैं। अभी नहीं, पहले लड़की तो दिखाइए, उसके बाद खाना वाना तो होता रहेगा। मोहित अपनी माँ को इशारों में पूजा को लाने के लिए बोलता है। सुषमा जल्दी से अंदर आती है और पूजा को लेकर आती है। पूजा के साथ पलक भी बाहर आती है और कहती है, नमस्ते जी, कैसे हो आप लोग? पलक को हिंदी बोलता देखकर सब हैरान हो गए। उस वक्त उन लोगों ने उसे कुछ नहीं बोला। अशोक और विमला को पूजा पसंद आ जाती है। सारी बातें करने के बाद सभी खाना खाते हैं और वो दोनों पलक के खाने की बहुत तारीफ करते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद सुषमा पलक से कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे हमेशा गलत ही बोला और आज तेरी ही वजह से पूजा का अच्छे घर में रिश्ता हो गया। अब से मैं कभी तुझे तेरी भाषा के लिए कुछ नहीं बोलूंगी। ना माँ जी, मेरी भी गलती से मैं कुछ ज्यादा ही तू करके बात करूँ सु। अब से मैं भी हिंदी बोलने की कोशिश करूंगी और हरियाणा की देसी बहू रसोई में ही बन जाऊंगी। दोनों सास बहू एक दूसरे को माफ करती हैं और दोनों अब मिलजुल कर रहा करती हैं। कुछ दिनों बाद पूजा की भी शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।